अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउज़ रियाज और आप देख रहे हो एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम पैन। ठीक। अच्छा, अगर आप ही यार पीएमएस 2026 में अपीयर हो रहे हो, भले आप पंजाब के लिए अपीयर हो रहे हो या भले आप केपीके के लिए अपीयर हो रहे हो, ठीक है। इन आने वाले 8 से 10 मिनट के अंदर मैं आपके साथ 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब बंदा स्टार्ट में आता है तो उससे क्या क्या गलती होती है और असल जो रोड मैप है वो क्या है। फिर ये रोड मैप आपको पीएमएस ही नहीं बल्कि सीएसएस पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम एग्ज़ाम्स में जो है वो काम आएगा। देखो, जब बंदा बिगिनर होता है ना, तो बिगिनर सबसे पहले क्या करता है, बिगिनर सबसे पहले मिस्टेक ये करता है कि अब वो सबसे पहले ना कोर्सेज़ को कवर करने के लिए लग जाता है। कभी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा होता है, कभी वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा होता है, उनके लिए डेटा कलेक्शन कर रहा होता है, सही है। कभी प्री पार्टीशन पढ़ रहा होता है, कभी पोस्ट पार्टीशन पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये बंदे से गलती हो जाती है। दूसरी फिर गलती ये होती है कि इस सारी पढ़ाई के दौरान एस्पायरेंट को डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक नहीं आ रही होती, सही है। हम लोग देख रहे होते हैं जी, मिसाल के तौर पर ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक है, हमें नहीं पता होता कि इस टॉपिक को दरअसल तोड़ना कैसे है। अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस में तोड़ना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में तोड़ना है, कॉजेज इम्पैक्ट्स में तोड़ना है। अगर मुझे पता लग भी जाए इसको कॉजेज इम्पैक्ट्स में तोड़ना है, तो ये समझ नहीं आती कि अगर इसको कॉजेज इम्पैक्ट में तोड़ा है तो दूसरे को कोई बंदा एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्यों तोड़ा है, तीसरे को पूरा वो स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। अगर एक और टॉपिक चलो कोई रटा मार लिया, ये पता लग गया कि इसकी डीकंस्ट्रक्शन इस तरह है, तो नेचुरल डीकंस्ट्रक्शन करने का ये हम लोगों के नोट्स हैं जो पीएमएस के लिए हमने दिए थे और उसमें से डायरेक्टली ये टॉपिक जो है वो आया भी था पीएमएस के अंदर। बट यहाँ पे आपको मकसद ये है कि आपको टॉपिक दिखाना और फिर हम लोग उसकी टॉपिक की डीकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन में क्या है, टाइप को समझना टॉपिक की, ठीक है, जो डिस्कोर्स होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके लिए डेटा पैदा करना, स्ट्रक्चरिंग, इसके 4 से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन के अंदर। सो सबसे पहले तो हम लोगों को ये डीकंस्ट्रक्शन नहीं आ रही होती। नंबर 2, हम लोगों का फिर पेपर आते 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 तक बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये भी नहीं पता होता कि यार मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा है तो वो कौन सा लफ्ज़ पढ़ा है। बिल्कुल खाली खाली फील हो रहा होता है बंदा। फिर इस नीयत से जाके एग्ज़ाम में बैठता है कि यार इस दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, इस दफ़ा मैं कोई तजुर्बा हासिल कर लूँगा, अगले साल इंशाल्लाह पक्की तैयारी करके फिर सही टेट होके मैं बैठूंगा और फिर बड़ी आग लगा दूंगा मैं। तो ये डायरेक्ट फेलियर की स्ट्रेटजी, ये अपनी ज़िंदगी और वक्त ज़ाया करने वाली बात है, सही है ना। फिर तीसरा सबसे बड़ा मसला हम लोगों को ये होता है कि जो मैथ्स होती हैं, कोई बंदा कहता है इस तरह लिखने होता है, कोई कहता है इस तरह, कोई कहता है इस तरह, कोई कहता है इस तरह, तो आखिर तक बंदे को समझ ही नहीं आती कि यार असल तरीका कार मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर आप 5 साल के एस्पायरेंट हो या 8 साल के एस्पायरेंट हो, एक बच्चा आया, उसने 1 महीने के अंदर अगर ठीक रोड मैप फॉलो करके 1 महीने के अंदर ये चीज़ें सीख ली, आप भले 5 साल से सीख रहे हो, ये तो नहीं है कि उधर साल नापने होते हैं। एग्जामिनर तो सिर्फ वो शीट ऑफ पेपर देखता है, उसे नहीं पता आपके 10 साल लगे या 10 मिनट लगे। आपने तो जिस तरह की वो शीट रंगी है बस वही आपका चेहरा है। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके 5 साल हो गए 10 साल हो गए, अगर आपको यही चीज़ें मसले पैदा करती हैं। और उसके अलावा भी कुछ मसाइल वो मैं अभी डील करता हूँ। सो आई वुड बी गिविंग यू पीपल जनमन रोड मैप जो कि आपको बड़ा फ़ायदा देगा, सही है। केपीके वालों को एक 6 स्टेप का रोड मैप होगा, पंजाब वालों के लिए 5 स्टेप का, क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम जो है ना वो सर के ऊपर आके खड़ा हो गया, सही है। जो पंजाब के बच्चे हो, सबसे पहले आप उधर ये करोगे, आप डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक सीखोगे, सही है। उसी के अंदर फिर डिस्कोर्सेज भी हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है, टॉपिक को तोड़ना भी है और उसके अंदर सारा डेटा फिट भी करना है, भरना भी है, उसको अलाइन भी करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे, वो सारी आपने वो जो स्ट्रक्चरिंग और वो पूरी गेम करनी है, वो डीकंस्ट्रक्शन की होती है। सबसे पहली चीज़ आपको बीइंग एन एस्पायरेंट डीकंस्ट्रक्शन सीखनी चाहिए। पंजाब वाले बच्चों के लिए बात करूँ, बाकी वो बच्चा जो बिल्कुल बिगिनर है उसको सबसे पहली चीज़ जो सीखनी चाहिए वो है ग्रामर। ग्रामर से फिर एक चीज़ निकलती है राइटिंग, और राइटिंग एक्सप्रेशन, सही है। और फिर इधर से ही सेंटेंस करेक्शन। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चा जिस वक्त आता है ना, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं दिमाग में जो चीज़ भी सोचूं उसको सफ़े पे उतारना मुझे आ जाए, इंग्लिश ज़ुबान के अंदर, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। ये पहला टारगेट होना चाहिए किसी भी बिगिनर एस्पायरेंट का। पंजाब वाले बच्चों के लिए मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपने ये गोल अचीव किया हुआ है। यही मैं तभी कह रहा था कि केपी वालों के लिए 6 स्टेप, उनका पहला स्टेप केपी वालों के लिए ये होगा कि भाई तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम ये काम करो। पंजाब वालों के लिए जूम किया जा रहा है कि भाई तुम्हें ये चीज़ आती है, तुम अंग्रेज़ी लिख सकते हो। अगर बुनियादी अंग्रेज़ी तुम्हें आती है तो ये जो चीज़ें अभी मैं तुम्हें आगे बताने लगा हूँ, ये 15 से 20 दिन की गेम है। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक सबसे पहले,
चलो डीकंस्ट्रक्शन तुमने सीख लिया, अब तुम टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो। अब अगर एक टॉपिक है, मिसाल के तौर पे ये टॉपिक है, तुम्हें पता लग गया अब इसकी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस लिखने, ठीक है, तुमने डीकंस्ट्रक्ट कर लिया, बट अब डीकंस्ट्रक्शन के बाद तुम उसके अंदर डेटा लाओगे किधर से? ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए तो पहले डेटा पैदा करना पड़ता है, फिर फिट होता है ना डेटा, तो डेटा तुम लाओगे किधर से? सही है। तो इसका अब देखो, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर तुम सिर्फ सोशल मीडिया के टॉपिक्स तैयार करने लग जाओ ना, तो 15,000 टॉपिक्स हैं। कोई बंदा सोशल मीडिया पे क्या टॉपिक पूछ रहा होता है, कोई क्या, और जब पेपर में जाके बैठोगे तो जितने तुमने तैयार किए वो नहीं आए होंगे, कोई नया टॉपिक आया होगा। तो अगर तो इस तरह बंदा टॉपिक टू टॉपिक चलने लग जाए तो फिर तो उसकी सारी ज़िंदगी भी गुजर जाए, वो तो इतनी बड़ी तैयारी नहीं कर सकता। सही है। तो सारे टॉपिक से इतना बड़ा डेटा कोई भी बंदा तैयार नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी जो स्किल आपके पास होनी चाहिए वो है पास पेपर एनालिसिस। और मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने वन पेपर जॉब उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में रखा अल्लाह पाक ने, ठीक है। तो सिर्फ पीएमएस नहीं, सिर्फ सीएसएस नहीं, सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, सिर्फ आइल्स नहीं, वो मैं कहता होता हूँ कि रिश्ता भी मांगने जाते हैं ना जब अगले, तो पास पेपर एनालिसिस करते हैं, दादे से पकड़ते हैं, दादी से पकड़ते हैं, और फिर आते 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 तो पास पेपर एनालिसिस तो ज़िंदगी जीने की एक स्किल है। तो अगर तुम्हें पास पेपर एनालिसिस आ गया ना, तो देखो मिसाल के तौर पे करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर, एग्जामिनर कहता है ये 20 थीम्स या टॉपिक्स तुमने तैयार करने हैं, वो जो सिलेबस में दिए हुए हैं। जब तुम पास पेपर एनालिसिस करोगे ना, तुम्हें पता लगेगा इन 22 में से ना 10 तो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, पीछे रह जाते हैं 12। फिर उनके ऊपर भी मजीद फिर इसके अंदर कोई ट्रिक्स होती हैं कि बंदा बड़ी आसानी से 1 से 2, ये मैं कम कह रहा हूँ, मगर कम से कम ना तुम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर गैस कर सकते हो। 7 से 8 सवाल होते हैं जो पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन हर बंदा गैस कर सकता है, रिपीटेटिव आ रहे होते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें पास पेपर एनालिसिस करना सीखना पड़ता है। और याद रखो, वन पेपर के अंदर भी, जिन बच्चों ने मेरी कोई क्लासेस ली हुई हैं उन्हें पता है, वन पेपर के अंदर भी जो मेन स्किल है, किसी भी पेपर के अंदर जो मेन स्किल है, अब हम लोगों की प्रेडिक्शंस आपने देखो, अगर आप हमारी कम्युनिटी फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि 95% ऑफ द टाइम जो भी आने वाला एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो भी हम गेस्ट देते हैं या अपने बच्चों को जो नोट्स देते हैं, 95% ऑफ द टाइम मैंने कमेंट्स आपके साथ सबके रिव्यूज़, आप लोग खुद बैठे हुए आपको पता है कि वो करेक्ट होता है। क्यों करेक्ट होता है? पास पेपर एनालिसिस की स्किल जो आपको मैं लेक्चर्स में सिखाता भी हूँ, ये नहीं है कि कोई इस तरह की है जी मैंने अपने तक सिर्फ छुपा के रखी हुई जी कि मैं ही ऐसा काम करूँगा ताकि बच्चों को पता न लग जाए, तो नहीं। दूसरी चीज़ भी है, तुम सीखोगे पास पेपर एनालिसिस की स्किल, ठीक। पास पेपर एनालिसिस जब तुमने कर लिया, फिर तुम आ जाओगे तीसरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ की। देखो पास पेपर ने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए, अब उन टॉपिक्स पे नोट्स लेना एक पूरी स्किल है। नोट्स मेकिंग, नोट्स लेने एक पूरा सब्जेक्ट है। नोट्स मेकिंग खाला जी का घर नहीं है। नोट्स मेकिंग इस तरह देखो, 15,000 सफ़े के नोट्स ले लेता है बंदा, जब एग्ज़ाम में जाता है 1 रुपये कभी काम नहीं आते वो नोट्स नहीं है, वो नोट्स डिप्रेशन है। नोट्स मेकिंग एंड थीम प्रिपरेशन, ये चीज़ जब तक तुम्हें नहीं आएगी उस वक्त तक तुम डिप्रेशन में रहोगे। उस वक्त तक सिलेबस का वज़न तुम्हारे ऊपर ना सारी तैयारी के ऊपर भारी होगा। वो सिलेबस का वज़न तुम्हें कभी तैयारी करने ही नहीं देगा। हर बंदा जो है ना वो फंसा हुआ किधर होता है? सिलेबस के बोझ तले। तो ये काम और ये काम तुम्हें सिलेबस के बोझ से आज़ाद कर देगा। फिर उसके बाद मेरी जान तुम आओगे स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग ऑफ आंसर्स, ठीक। स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग ऑफ क्या? आंसर्स। अब तुम सीखोगे इंट्रोज लिखने, बॉडी बनानी, कंक्लूजन लिखने, बॉडी में मजीद फिर जो आपने ड्रामेबाजियाँ करनी है, पैराग्राफ को पैराग्राफ के साथ सिलाई करना है, पैराग्राफ में फैक्ट किस तरह डालने हैं, फिगर किस तरह डालने हैं, वो ना हो तो किस तरह गुजारा चलाना है अपना, सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन करनी है। सही है। वो सारे ड्रामे फिर प्रैक्टिस एवेलुएशन आगे तुम इधर करते हो। सही है। जब तुमने स्ट्रक्चरिंग सारी सीख ली, फिर तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन सीखनी चाहिए। अब तुम्हें पता चलेगा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR का कोई तुम 8 सफ़े का आंसर लिखते होते हो जनरली। तो अब होता है इस तरह है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर 2 चीज़ें भी पूछ लेता है, कभी अपॉर्चुनिटीज चैलेंज, कभी 3 पूछ लेता है, प्रॉस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस, कभी 4-5 चीज़ें, प्रॉस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस सॉल्यूशंस, कभी 6 चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जो सही एस्पायरेंट है, देखो जो नया बच्चा है उसे तो ये लगता है कि डेटा कम होता है बंदे के पास और 8 सफ़े भरने नहीं होते। जो बच्चे ज़रा सा तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कुछ असल एस्पायरेंट है ना, सारे तो असल नहीं, उन्हें ये बात मेरी समझ आएगी। स्टार्ट वाले बच्चे की बात नहीं समझ सकेंगे। असल मसला एस्पायरेंट को कभी भी ये नहीं होता कि डेटा कम है वो ज़्यादा नहीं होता। असल मसला हमेशा एस्पायरेंट को ये होता है कि डेटा ज़्यादा निकल आता है
और जगह कम पड़ जाती है और वक्त कम पड़ जाता है। तो उस ज़्यादा डेटा को किस तरह 8 सफ़ों में फिट करना है, उसके लिए फिर आपको मैप्स, फ्लो चार्ट्स, सही है, और डायग्राम्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। देखो, ज़्यादा को छोटा करने के लिए ही तो आपको प्रेसी राइटिंग सिखाई जाती है। प्रेसी का पर्चा आपसे क्यों लिया जाता है? आप बड़ी चीज़ को छोटा करो, और बाकी जो सारे पेपर्स हैं उसमें आप छोटा सा टॉपिक होता है उसको एक्सपेंड करते हो। प्रेसी का वाइड पेपर है, बड़े टॉपिक को आप इस तरह स्क्वीज़ करते हो, सही है। तो ये डेटा स्क्वीजिंग इसी का पार्ट है कि पेपर प्रेजेंटेशन फिर आप सीखते हो। फिर छठवां है प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन, ठीक है। तो ये दरअसल वो असल रोड में, इसके ऊपर हम लोगों को भी एक 16 लेक्चर्स का कोर्स पड़ा हुआ है, बट इसको गोली मारो। असल जो बात है, जो रोड मैप, जो गाइडेंस है, वो ये है कि तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, जिधर भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, तुम्हें सबसे पहले ये काम करना चाहिए, फिर तुम्हें ये सीखना चाहिए, फिर तुम्हें ये सीखना चाहिए, फिर तुम्हें इसके ऊपर आना चाहिए, फिर तुम्हें पूरे आंसर्स लिखने चाहिए, फिर तुम उसको खूबसूरत बनाओगे। फिर देखो, हम लोगों को ये होता है परफेक्शन सिंड्रोम। हम कहते हैं जी शुरू में ही पहला आंसर ही बड़ा परफेक्ट लिखूंगा, उसमें मैप शेप भी होंगे, ये भी होगा। नहीं नहीं नहीं, जब तुम इधर से चलते 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 आओगे तो फिर तुम एक कंप्लीट आंसर तक पहुंचोगे। जब तुम कंप्लीट आंसर लिखने से शुरू करोगे तो फिर तो ये वो उलट हो गया। जब तुम उलट होगे तो बस तुम नहीं कर पाओगे। जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो फिर तो तुमसे काम होगा। असल ये रास्ता है। हम लोगों की मेन गलती क्या है? हम लोग इधर मेन आंसर लिखने से शुरू करते हैं और फिर हम लोग इधर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। और थैंक यू, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।